हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है 10 साल पहले कुछ पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए। इन पोर्टल्स में मॉन्स्टर्स और जादुई राक्षस रहते हैं और हमें ये भी बताया जाता है इन मॉन्स्टर्स का सामना आम इंसान नहीं कर सकते, सिर्फ वही लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्ति जागी हो, और इन लोगों को हंटर्स बोलते हैं। और हमें ये भी बताया जाता है कि इन हंटर्स की भी रैंक होती है। सबसे पावरफुल एस रैंक के हंटर्स होते हैं और सबसे कमज़ोर ई रैंक के हंटर्स होते हैं। फिर 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एक आइलैंड पे कुछ हंटर्स मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं, मगर ये मॉन्स्टर्स हंटर्स पे भारी पड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे 3 एस रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और वो 3 एस रैंक के हंटर्स उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। तभी उनमें से एक एस रैंक का हंटर सभी हंटर्स को हील करता है। तभी अचानक से एक व्हाइट कलर का एंट मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। तो उन 2 एस रैंक के हंटर्स को लगता है कि यही इनका बॉस है, क्योंकि वो उन सबसे बड़ा और उन सबसे ज्यादा ताकतवर था। तो वो उसे लड़ते हैं और उसे आसानी से हरा देते हैं। तभी यहाँ पे और भी ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं, तो ये एस रैंक के हंटर्स उनसे भी लड़ने लगते हैं। और फिर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है। शहर में एंट्स की आर्मी ने अटैक कर दिया था और उन्हें रोकने के लिए हंटर्स की सेना भी तैयार थी। मिस्टर जोई नाम का हंटर अपने फायर पावर से अटैक करता है, जिससे रेड एंट्स तो मर जाती हैं मगर व्हाइट एंट्स को कुछ नहीं होता। और फिर बाकी के हंटर्स हमला कर देते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल या डेंजन ओपन होता है, जिसके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए हंटर्स बुलाए जाते हैं। इनमें एक पार्क नाम का हंटर होता है, जिसने हंटर्स का काम छोड़ दिया था, मगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो आता है क्योंकि मिशन पूरा करने पर उनकी अच्छी कमाई होती है। तभी कहानी का हीरो जिनवू आता है। सभी जिनवू को अच्छे से ग्रीट करते हैं। तभी पार्क पूछता है ये लड़का कौन है, ये लड़का बहुत पावरफुल है क्या, जो सभी इसको देख के खुश हैं। तो किम नाम का हंटर बताता है जिनवू को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है, क्योंकि वो एक ई रैंक के डेंजन से भी घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती था। जिनवू को इस मिशन पे बुलाया गया है, तो ये मिशन बहुत आसान होगा। सब जिनवू को देख के खुश थे और जिनवू ने सारी बातें सुन ली थी। वो भी ये जानता था ये सच है। जिनवू को जूही नाम की एक हंटर मिलती है। उसके साथ पहले भी वो मिशन पे जा चुका है। जूही एक हीलर है। जूही सच में जिनवू की केयर करती है। जिनवू बताता है वो पिछले ई रैंक के मिशन में वो अकेला ही पूरी तरह से घायल हो गया था और उनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं था। वो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर था, बाकी सब हाई लेवल के हंटर थे, तो उन्हें हीलर की जरूरत ही नहीं थी। ये सुन के जूही को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद डेंजन में जाने का समय हो जाता है। सॉन्ग नाम का आदमी खुद को लीडर बताता है। उसके बाद सभी एक एक करके डेंजन में जाने लगते हैं। जिनवू अपने हथियार को निकालता है, जो एक डैगर होता है। वो एक लो लेवल का चाकू था। जिनवू गरीब है, वो इसलिए महंगा हथियार नहीं खरीद सकता। और फिर वो अंदर चला जाता है। हमें हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को दिखाया जाता है। वो गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आता है। गवर्नमेंट चाहती है डेंजन से मिलने वाले क्रिस्टल उनको दे दिए जाए। मॉन्स्टर्स को मारने पर कुछ क्रिस्टल मिलते हैं। इन मैजिक जेम को सेल करके ही हंटर पैसा कमाते हैं। इधर जिनवू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है, जिससे उसको एक मैजिक जेम मिलता है। तभी दूसरा मॉन्स्टर जिनवू पे हमला कर देता है। जिनवू उसको मारने की कोशिश करता है, मगर उसका चाकू कमजोर होने की वजह से टूट जाता है और वो मॉन्स्टर जिनवू में तलवार डाल देता है। तभी यहाँ पर पार्क आता है और वो मॉन्स्टर को मार देता है। जिनवू बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। जूही यहाँ आके जिनवू को हील करने लगती है। जिनवू देखता है बाकी हंटर्स आसानी से उन मॉन्स्टर का सामना कर रहे होते हैं। हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारने पर और भी ज्यादा मैजिक जेम मिलते हैं, जिससे ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हथियार बनाते हैं ताकि और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। जिनवू देखता है कि बाकी हंटर्स बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारने से और भी ज्यादा हाई रैंक के जेम मिलते हैं, जिससे ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हथियार बनाते हैं ताकि और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मार सके। और डेंजन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल भी मिलते हैं, मगर वो मैजिक जेम के जितने कीमती नहीं होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट मैजिक जेम का यूज न्यू पावर सोर्स के तौर पर करना चाहती है, क्योंकि बाकी पावर सोर्सेज से ज्यादा सेफ और सस्ते हैं और इससे ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होगा। गवर्नमेंट इसी सोच में लगी है कि माना क्रिस्टल और मैजिक जेम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाए। इधर डेंजन में बाकी हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था और इनका मिशन कंप्लीट हो गया था, मगर इन
हंटर्स को ज्यादा माना क्रिस्टल और मैजिक जेम्स नहीं मिलते हैं, जिससे इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। और जिन्वू के पास तो एक ई रैंक का क्रिस्टल है जो कि बहुत सस्ता है। जूही जिन्वू से एक सवाल पूछती है, आखिर वो हंटर बना ही क्यों? इससे वो बहुत जल्दी मारा जाएगा। तभी इन लोगों को एक सुरंग मिलती है, मतलब एक डेंजन में एक और एक डेंजन। तभी टीम का कैप्टन बोलता है, हमें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहिए। तभी बाकी के हंटर्स बोलते हैं, हमें इस डेंजन में जाके बाकी के मॉन्स्टर्स को भी मार देना चाहिए, इससे उनके पास ज्यादा क्रिस्टल होंगे और वैसे भी ये एक डी रैंक का डेंजन होगा, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी कैप्टन सभी से वोट लेता है कि अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आधे लोग वोट दे देते हैं, जिससे ये टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्वू का वोट बाकी था। जिन्वू के फादर लापता है और उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन दोनों के लिए ही जिन्वू इतना जानलेवा काम करता है और जिन्वू हाँ कर देता है। हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए इन लोगों को एक टेस्ट देना पड़ता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर का पता चलता है और इनके मैजिकल पावर के हिसाब से इन लोगों को रैंक दी जाती है। और फिर इन हंटर्स को अलग अलग कंपनीज हायर करती है। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर जोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है। वो अपने बंदे से कहता है, टैलेंट के बेस पे लोगों को हायर करना, चाहे उनकी एज जेंडर कुछ भी हो। और इनके गिल्ड में एक लड़की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जिसका नाम चाहिन है। इसके बाद हम देखते हैं, दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे थे। अचानक से उनके सामने एक लड़की आ जाती है, यही चाहिन होती है। ये एक एस रैंक की हंटर है। वो जम लगा के उन चोरों से वो बैग छीन लेती है और उन चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहिन बहुत ही सुंदर और फेमस थी, जिसके कारण वहाँ पे भीड़ लग जाती है। सब चाहिन की तारीफ कर रहे थे, जिससे चाहिन काफी शर्मा जाती है और जम लगा के वहाँ से चली जाती है। शायद चाहिन की पावर्स यही होती है। इधर हंटर सुरंग में चलते जा रहे थे। जिन्वू जूही से माफी मांगता है, उसकी वजह से उसको भी अंदर आना पड़ा। जूही जिन्वू को काफी डांट लगाती है, क्योंकि वो अभी मरते मरते बचा, फिर भी उसने डेंजन में आने के लिए हाँ कर दी। अगर कोई टीम में हीलर ना हो तो जिन्वू का बचना नामुमकिन है। जिन्वू जूही से माफी मांगता है। जूही बोलती है, माफी के लिए जिन्वू को उसको डिनर डेट पे लेके जाना होगा। ये बात सुन के जिन्वू थोड़ा शर्मा जाता है। सुरंग के आखिर में उन लोगों को एक बड़ा दरवाजा दिखता है, जो खोल के वो लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर हंटर एसोसिएशन में प्रेसिडेंट को न्यू हंटर्स को बता रहे थे, 10 साल हो गए फिर भी हमें डेंजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। कोई नहीं जानता कब क्या हो जाएगा और हंटर बनना बहुत ही मुश्किल काम है। भले ही तुम कितने ज्यादा मिशन क्यों ना कर लो, मगर जिंदा रहने के लिए तुम्हारा चौकन्ना रहना जरूरी है। इधर दरवाजा खोल के ये लोग एक बड़े से कमरे में आ जाते हैं, जहाँ बहुत सारे स्टैचू रखे हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टैचू रखा हुआ था, जो एक सिंहासन पे बैठा हुआ था। लेकिन कमरे में इन लोगों को कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता है, मगर कमरे के बीच में कोई मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले पे कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है, इस जगह का नाम कार्टेनॉन टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को गॉड की पूजा करनी चाहिए और गॉड की तारीफ करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकेगा। तभी जूही जिन्वू से डरते हुए बोलती है, उसने एक स्टैचू की आंखें हिलती हुई देखी है और वो कमरे का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। अब सभी लोग यहाँ फंस चुके थे। तभी एक हंटर दरवाजा खोल के यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसके पास वाला स्टैचू अपने हथियार से उसको मार देता है और सभी शॉक्ड हो जाते हैं ये देख के। तभी सोच रहे थे कि आखिर ये स्टैचू हिल कैसे सकता है। अगर ये स्टैचू जिंदा है तो इस कमरे में जितने भी स्टैचू है मतलब वो भी जिंदा है। जिन्वू भी ये देख के डर गया था। वो सोचता है डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया तो उसके जैसे ई रैंक हंटर का क्या होगा। और ये स्टैचू तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब ये कोई लो रैंक डेंजन नहीं है। इसका मतलब जूही सही कह रही थी। तभी जिन्वू अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वो भी जिंदा होता है। जिन्वू पहले भी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है और उसके पहले रेड मिशन में वो अपनी टीम से अलग हो गया था और उसको एक ही रैंक के मॉन्स्टर ने घायल किया था और वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा था। और एक बार तो वो भूल भुलैया में ही अटक गया था। वो भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक डेंजन में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को मैजिक जेम बेच के जो पैसे मिलते हैं वो उनसे और भी ज्यादा पावरफुल हथियार खरीद लेते हैं, ताकि और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मार सके। लेकिन जिन्वू के पास तो एक सस्ता चाकू था और उसके टूटने के बाद तो जिन्वू खाली हाथ है और उसके जूते भी फट चुके हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने के बाद भी जिन्वू ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए जिन्वू हमेशा चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है और उसने जो मॉन्स्टर मारा था वो भी ऐसे ही चुपके से मारा था। खैर, अब उस स्टैचू की आंखें लाल होती ही जिन्वू सभी से नीचे झुकने को कहता है। उस स्टैचू की आंखों से आग निकलती है, जिससे एक हंटर वहीं पे जल के राख हो जाता है। लेकिन जिन्वू खुद को और जूही को बचा लेता है और सभी लोग बुरी तरह से डरे
डरे हुए थे और जिन्वू सोचता है ये उसके साथ हो क्यों रहा है और यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब वो भी यहाँ पे मारा जाएगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में इनका कैप्टन इनको हिलने से मना करता है वरना ये स्टैचू इनको जान से मार देंगे। जूही ने डर के कारण अपने कान बंद कर लिए थे। कैप्टन जिन्वू का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने स्टैचू के हिलते ही सबको नीचे झुकने का कह दिया था, वरना वो सभी लोग जल के मारे जाते। तभी जिन्वू देखता है कैप्टन का एक हाथ कट चुका है। जिन्वू कैप्टन के हाथ पे पट्टी बांधने लगता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। वैसे तो जूही को अपनी हीलिंग पावर से कैप्टन का इलाज करना चाहिए था, मगर वो बहुत डरी हुई थी तो कैप्टन उसको कुछ नहीं कहते। इसीलिए जूही के बी रैंक के होने के बावजूद भी उसको लो रैंक मिशन में भेजा जाता है। कैप्टन खुद भी बी रैंक के मिशन पे जा चुका है। वो अपने अनुभव से बताता है कि उन पे जो मुसीबत है वो एक एस रैंक की है। कैप्टन को अब पत्थर पे लिखे हुए नियम याद आते हैं। पहला कि गॉड की पूजा करो, दूसरा गॉड की जय जयकार करो और तीसरा गॉड पर यकीन रखो। जो भी लोग इन नियम का पालन ना करेंगे वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकेंगे। जिन्वू समझ जाता है जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो ही गॉड होगा। दूसरी तरफ हम सॉन्ग ही को देखते हैं जिसने अभी अभी हंटर एसोसिएशन ज्वाइन किया था और वो जिन्वू की बहन जिनाहा की फ्रेंड है। सॉन्ग ये जिनाहा से पूछती है कि उसका भाई भी एक हंटर है ना। जिनाहा बताती है हाँ, वो एक ई रैंक का हंटर है और वो हमेशा घायल होके वापस आता है। ये सुन के सॉन्ग ही उसको कहती है कि अगर वो उसकी जगह पे होती तो ऐसा कभी नहीं होता। इधर कैप्टन और जिन्वू सोच ही रहे थे आगे क्या करना चाहिए, तभी एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है वो यहाँ नहीं मरने वाला, उसने अभी हाल ही में एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की है, उसे यकीन था वो अपनी हाई स्पीड से यहाँ से निकल जाएगा। अब वो हंटर बिजली की तेजी से भागने की कोशिश करता है मगर वो स्टैचू पलक झपकते ही उसे मार देता है। ये देख के सब समझ जाते हैं कि ये स्टैचू अगर चाहे तो वो उन्हें कभी भी मार सकता है, वो उन्हें चींटी की तरह मसल सकता है। लेकिन ऐसा है तो उसने सभी को मारा क्यों नहीं। इसके बाद जिन्वू को वो पत्थर पे लिखे हुए नियम याद आते हैं। जिन्वू समझ जाता है वो पत्थर पे लिखे हुए नियम इस टेम्पल के हैं। जिन्वू खड़ा होता है और वो स्टैचू के सामने अपना सर झुका देता है जिससे वो स्टैचू जिन्वू को नहीं मारता है। जिन्वू बाकी सबको कहता है कि वो सब स्टैचू के सामने अपना सर झुका ले, जब तक उनके सिर नीचे है वो स्टैचू उन्हें नहीं मारेगा। और गॉड की पूजा करने वाले नियम का मतलब ही यही है और सभी लोग अपना सिर झुका देते हैं उस स्टैचू के सामने। ये देख के गॉड स्टैचू खुश होता है और स्माइल करने लगता है। ये देख के सभी लोगों को लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा और वो सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी गॉड स्टैचू भी अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है, उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, उन लोगों को कुचलने के लिए। जिन्वू बोलता है उन्हें तीसरा नियम भी फॉलो करना होगा, यानी गॉड की जय जयकार करना। तभी एक हंटर आगे आके बोलता है कि उसे गॉड की पूजा करने आता है और वो गॉड के सामने बैठ के उसकी पूजा करने लगता है। लेकिन ये सही वर्ड्स नहीं थे तो वो गॉड स्टैचू उस हंटर को अपने पैरों तले कुचल देता है। इसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल के मार देता है। अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क यहाँ पे मरना नहीं चाहता क्योंकि उसकी फैमिली उसका घर पे इंतजार कर रही है। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग के एक कोने में चला जाता है, लेकिन वहाँ खड़ा स्टैचू पार्क को बीच में से काट देता है। जिन्वू को समझ में नहीं आता आखिर वो किस चीज की जय जयकार करे। ये गॉड तो बिल्कुल शैतान के जैसा है, लेकिन वो हार नहीं मान सकता। वो आसपास कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश करता है। वो नोटिस करता है आसपास जो स्टैचूज खड़े हुए हैं उनके हाथ में हथियार है, लेकिन कुछ ऐसे स्टैचूज है जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जिन्वू कहता है सभी इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे चलो। कैप्टन ऐसा ही करता है और क्योंकि वो स्टैचू के पास कोई हथियार नहीं है इसलिए वो म्यूजिक बजाने लगती है और किम भी ऐसा ही करता है और वो सुरक्षित हो जाते हैं। जिन्वू जूही को लेके ड्रम वाले स्टैचू के नीचे जाता है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। इसका मतलब एक स्टैचू के नीचे एक ही पर्सन खड़ा हो सकता है। तो जिन्वू जूही को वहीं छोड़ के भागने लगता है। गॉड स्टैचू से बचने के चक्कर में वो गलत स्टैचू के नीचे जाके खड़ा हो जाता है और वो स्टैचू जिन्वू को बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर भी जिन्वू रेंगते हुए इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे चला जाता है और सारे स्टैचू बजना शुरू कर देते हैं, जिसकी आवाज सुन के गॉड स्टैचू अपने सिंहासन पे वापस बैठ जाता है। शायद गॉड की जय जयकार करने का मतलब यही था। जूही अब जिन्वू के पास आती है और वो देखती है जिन्वू की एक टांग
कट चुकी थी। वो अपनी हीलिंग पावर से जिन्वू का पैर ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके खुद के शरीर को नुकसान होने लगता है। मिस्टर किम इन सब का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है, क्योंकि वो इन्हें अंदर लेके आया, जबकि इन्होंने वोट से फैसला किया था। फिर भी कैप्टन अपनी गलती मानकर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था। ये सब आपस में बहस कर रहे थे, तभी टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिन्वू पहचान लेता है ये एक ऑल्टर है, जिस पर गॉड को किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है। तीसरा नियम गॉड पे यकीन करो का मतलब यही है, यानी इनमें से किसी एक को बलि देनी होगी। किम कैप्टन के गले पे तलवार रख के उसको बलि देने को बोलता है। वैसे भी कैप्टन ने ही जिम्मेदारी लेने के लिए बोला था। कैप्टन किम की बात मानकर ऑल्टर की तरफ जाने लगता है। जिन्वू जानता था इसमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है, उन सब ने यहाँ आने के लिए वोट दिया था। जैसे ही कैप्टन ऑल्टर के पास जाता है, वहाँ पे एक लाइट जल जाती है। कैप्टन को समझ में नहीं आता अब वो क्या करे। जिन्वू कहता है वो ऑल्टर को करीब से देखना चाहता है। दो हंटर जिन्वू को ऑल्टर के पास लेके जाते हैं, जिससे वहाँ 3 और लाइट जल जाती है। जिन्वू कैप्टन से पूछता है अगर वो यहीं इंतजार करे तो उसे यहाँ कोई बचाने आएगा। तो कैप्टन बोलता है इस पोर्टल को खुले हुए 7 दिन हो गए हैं, तो शायद ही कोई हमें बचाने आएगा। और 7 दिनों के बाद पोर्टल्स पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिससे वो सारे मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया में ये पोर्टल पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिससे ये मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसीलिए हंटर्स को 7 दिनों की टाइम लिमिट के अंदर डेंजन बॉस को मार के पोर्टल को बंद करना होता है। तो यहाँ ये लोग हारे तो ये गॉड स्टैचू इंसानी दुनिया में जा सकेगा। दूसरी तरफ जिन्वू की बहन संग हॉस्पिटल में जाती है और अपनी मदर से ढेर सारी बातें करती है, पर उसकी मदर कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो कोमा में है। जिन्वू अब बाकी सबको भी ऑल्टर के पास आने को कहता है और उन सभी के लिए एक एक आग जल जाती है। इनके पीछे फिर ब्लू कलर की आग भी जलती है और फिर टेम्पल का दरवाजा भी खुल जाता है। अब ब्लू वाली आग टाइम के साथ धीरे धीरे बुझना शुरू हो जाती है और टेम्पल के सभी गार्ड स्टैचू इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्वू नोटिस करता है, वो जिस भी स्टैचू को देखता है वो हिलना बंद कर देता है। जिन्वू सबसे कहता है कि वो स्टैचू पे नजर बनाए रखे, इससे वो स्टैचू रुक जाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। वो तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागती है और सही सलामत निकल जाती है। उस लड़की की जाते ही एक आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्वू को समझ में नहीं आता कि ये दरवाजा एक चाल है या वो सच में बाहर निकल सकते हैं। शायद इस नियम से गॉड के लिए उनकी वफादारी दिखी जाती है। अब एक और हंटर जिन्वू को छोड़ के यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ सिर्फ 4 लोग बचे थे। जिन्वू इनसे हिलने को मना करता है। शायद ये ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है, जिसके पूरे बुझने के बाद इन सबको शायद जाने दिया जाए। किम बोलता है इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि टाइमर खत्म होते ही दरवाजा भी बंद हो जाए। किम को नहीं लगा था जिन्वू जैसा कमजोर हंटर का इतना काम आएगा। किम जिन्वू का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसकी भी फैमिली है, वो मरना नहीं चाहता। वो जिन्वू से माफी मांगता है और उसके बाद किम भी यहाँ से भाग जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। जिन्वू रोने लगता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अब कैप्टन कहता है जिन्वू और जूही यहाँ से चले जाए, वो यहाँ रुक के खुद अपनी बलि देगा और उसे अपने से जवान लोगों को जरूर बचाना चाहिए। और वो जूही से कहता है कि जिन्वू को यहाँ से लेकर चली जाए, लेकिन तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर कुछ ज्यादा ही यूज कर ली थी। जिन्वू अब कैप्टन को कहता है कि वो जूही को यहाँ से लेकर चले जाए, वैसे भी उसका पैर कट चुका है तो वो अब चल नहीं सकेगा। जूही भी अब यहीं रुकने को बोलती है। अब जिन्वू अपना मैजिक जेम जूही को देते हुए कहता है कि वो साथ में खाने का वादा पूरा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो इसे बेचकर कुछ खाने के लिए खरीद सकती है। जब जिन्वू बाहर आएगा तो वो जूही से बाकी बचे हुए पैसे ले लेगा। अब कैप्टन जूही को एक चॉप मार के जूही को बेहोश कर देता है और उसे लेकर यहाँ से चले जाता है। अब सिर्फ जिन्वू ही बचा था जो यहाँ मरने वाला था। उसके पास एक तलवार पड़ी थी जिससे वो इन स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने विशाल काय दानवों के सामने जिन्वू कुछ नहीं कर सकता। वो उसे तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं। जिन्वू का एक हाथ भी कट जाता है। जिन्वू रोते हुए सोचता है वो भी स्ट्रांग बनना चाहता है, लेकिन नहीं बन सका। उसके बावजूद वो अभी तक जिंदा बचा है। सभी लोग दोगले होते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं। जिन्वू की भी फैमिली है जो उसका इंतजार कर रही है, पर वो ही यहाँ सिर्फ मरने वाला है। अब जिन्वू को ऑल्टर पे लेके जाया जाता है। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। स्टैचू जिन्वू को खत्म करने के लिए तलवार उठाता है और जिन्वू सोचता है कि वो मरना नहीं चाहता, काश उसे एक और चांस मिला होता। और इसके साथ ही ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन देखने को मिलती है जिसपे लिखा होता है कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें, और इसके बाद यस वाली बटन क्लिक हो जाती है। और ये एपिसोड में देखा था जिन्वू मर गया था, लेकिन प्रेजेंट में वो एक हॉस्पिटल में है। अभी वो हैरानी से उठने के बाद अपने हाथ और पैरों को देखता है।
उसे लगता है कि वो अभी भी सपने में है। तब यहाँ पे 2 आदमी आते हैं, एक का नाम होता है इनोकाय। इनोकाय बताता है हंटर एसोसिएशन मैनेजिंग टीम का मैनेजर है, और उसके साथ में होता है शुन। शुन जिन्वू को बताता है कि वो 3 दिन से बेहोश था। जिन्वू ये सुन के हैरान होता है और वो मिस्टर सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है। तभी इनोकाय बताता है कि वो दोनों ठीक हैं, और वो मिस्टर सॉन्ग के बारे में बताता है कि उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया है और वो शायद रिटायर भी हो जाएंगे। और जूही के बारे में बताता है कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और जूही की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी चल रही है, और ये भी हो सकता है कि वो अपना हंटर का काम छोड़ दे। और इनोका ये भी बताता है कि उस टेम्पल से सिर्फ 6 लोग ही बाहर निकल पाए थे। हंटर की जॉब्स तो वैसे भी डेंजरस होती है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत ही कम होती हैं। इनोका बताता है जैसे ही उसको इस हस्ते के बारे में पता चला था, वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ फौरन वहाँ पहुँच गया था, लेकिन वहाँ पे उसे सिर्फ जिन्वू ही मिला। और इनोका बोलता है उसको नहीं वहाँ टेम्पल मिला और नहीं स्टैचूज। ये सुन के जिन्वू बोलता है ये आखिर कैसे हो सकता है। तभी इनोका बोलता है अगर उसे वहाँ कोई भी डेड बॉडीज नहीं मिली होती तो वो उसे झूठ मान सकता था। और इनोका जिन्वू से पूछता है क्या उसने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस की है। इनोकाई की बात सुन के जिन्वू को कुछ समझ में नहीं आता। जिन्वू ये सोचता है कि हंटर्स की एबिलिटी कभी लाइफ में चेंज नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे भी हंटर्स होते हैं जो सेकंड अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और ऐसा करके वो अपना लेवल अप कर सकते हैं। और इसके बाद इनोकाई जिन्वू के सामने एक मैजिक डिटेक्टर रख देता है। इनोकाई को लगता है कि उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई है, इसके कारण ही वो जिंदा बच पाया। और जिन्वू अपना हाथ उस माना क्रिस्टल पे रख देता है और उसका स्कोर आया था 10। और जिन्वू उनसे पूछता है अगर उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई है तो उसका स्कोर क्या है। क्योंकि जिन्वू का स्कोर बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए इनोकाई जिन्वू को कुछ नहीं बताता। और बाहर जाके शुन इनोकाई से बात करता है कि एक ई रैंक हंटर का भी स्कोर 70 रहता है, लेकिन ये तो एक ऑर्डिनरी इंसान है। और इधर कमरे में बैठा हुआ जिन्वू ये सोच रहा होता है कि ये लोग क्या करने आए थे, आखिर ये लोग ने जबरदस्ती उसे परेशान कर दिया। लेकिन जिन्वू को अभी भी वही स्क्रीन दिखाई दे रही होती है, और जिन्वू यही सोच रहा होता है कि उन लोगों को ये स्क्रीन दिखाई नहीं दी। और इसी के साथ साथ जिन्वू को डंजन वाली बातें भी याद आने लगती हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जिन्वू की बहन जिन आ जाती है, और आते के साथ ही वो जिन्वू पे चिल्लाने लग जाती है। और वो जिन्वू से बोलती है आखिरकार सिर्फ तुम ही मार खा के क्यों आते हो। और जिन्वू ये सुन के मुस्कुरा देता है। और जिन्वू जिना से पूछता है कि तुम्हें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। और जिना बोलती है कि कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हो तुम। जिन्वू अब जिना से ये पूछता है कि किसी गेम के अंदर अनरीड मैसेजेस को रीड कैसे करें। और जिना सोचती है कि उसका भाई आखिर कैसी बातें कर रहा है, लेकिन वो फिर भी बता देती है कि अनरीड मैसेज को पढ़ने के लिए सिर्फ मैसेज बॉक्स पे क्लिक कर दो। और ये बोलने के बाद जिना वहां से चली जाती है, और उसके रूम के बाहर जिना की फ्रेंड सांग ही उसका वेट कर रही होती है। और जिन्वू अंदर रूम में अनरीड मैसेजेस को रीड करने लगता है। जैसे कि सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, और अगर वो इस रूल को फॉलो नहीं करता तो उस पर पेनल्टी भी लग सकती है, लेकिन अगर वो इन रूल्स को फॉलो करता है तो उसे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और जिन्वू सारे मैसेजेस को पढ़ता है, लेकिन उसको एक भी बात समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो एक डेली क्वेस्ट को कंफर्म कर देता है। और जिन्वू वो क्वेस्ट में देखता है कि उसको 100 सिटअप्स मारने हैं, 100 पुशअप्स मारने हैं, 100 स्क्वाट्स मारने हैं, और उसे 10 किलोमीटर रनिंग करनी है। वहाँ पे ये भी लिखा रहता है अगर जिन्वू टास्क को पूरा करने में ना फेल हो गया तो उसे पेनल्टी भी दी जाएगी। लेकिन यहाँ जिन्वू हॉस्पिटलाइज है, उसको सब मजाक लगता है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगले सीन में हमें इनोकाई दिखाया जाता है। वो प्रेसिडेंट से बात करते हुए बोलता है कि उस लड़के की कोई भी रीअवेकनिंग नहीं हुई है। और प्रेसिडेंट कहता है अच्छा ये बात है, लेकिन हम लकी हैं कि इस बार कोई डंजन ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन डंजन में हुआ इंसिडेंट अभी भी एक मिस्ट्री है। और इसके बाद प्रेसिडेंट इनोकाई को इस केस को स्पेशल फाइल में डालने के लिए कह देता है। अगला सीन होता है गिल्ड मास्टर चोई की ऑफिस का, जहाँ पर वो चाहिन को बी रैंक मिशन में एज ए इंस्ट्रक्टर भेजना चाहते हैं, जिस पर चाहिन कहती है ऐसा क्यों। चोई बताता है हमारे गिल्ड में ज्वाइन होने वाले बंदों के लिए एज अ टेस्ट मिशन हो गई है। और चाहिन कहती है उसको एज ए इंस्ट्रक्टर खुद पर डाउट है। और चोई बोलता है तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे फाइट करती हो वैसे ही करना, ताकि लोग तुम्हें एज ए एग्जाम्पल देख पाए। मिस्टर चोई बताता है हंटर्स गिल्ड पूरी कंट्री के टॉप 5 गिल्ड में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल गिल्ड के लेवल पे चोई के गिल्ड की औकात कुछ भी नहीं है, इसीलिए चोई चाहता है कि उसके हंटर ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो। अगले सीन में हमें एक रोड का सीन दिखाया जाता है जिसपे एक डंजन ओपन हुआ होता है, और वहाँ पे लोग खड़े सोच रहे होते हैं कि हंटर्स कब आएंगे। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिन्वू अपने बेड पे आराम से सो रहा है। तब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन स्क्रीन आती है जिसपे ये लिखा होता है उसका डेली क्वेस्ट फेल हो चुका है। और इसके बाद एक अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से जिन्वू अपने बेड से गिर जाता है, और जैसे ही वो गिरता है वो देखता है कि वो एक डेजर्ट में है। और वो ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिन्वू को ये सारी चीज़ें सपना लग रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, और ये एक जाइंट डेजर्ट सेंटीपीड है जिसे जिन्वू को 4 घंटे तक सरवाइव करना है। और यही थी जिन्वू की पहली पेनल्टी, और ये देख के जिन्वू की हालत खराब हो जाती है। और इसके बाद अगले सीन में जिन्वू की नर्सेस आके देखती हैं कि जिन्वू अपने बेड पे नहीं है। दूसरी तरफ जिन्वू डेजर्ट में बड़े से सेंटीपीड से बच के भाग रहा होता है। वैसे बडीज यहाँ पे कोई एक सेंटीपीड नहीं है, जिन्वू को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटीपीड दिखते हैं, और जिन्वू भागते भागते ये सोच रहा होता है कि इतने सारे सेंटीपीड कैसे हो सकते हैं। और इसी के साथ हमें ये दिखाया जाता है कि जिन्वू 2 घंटे तक सरवाइव कर चुका होता है। और अगले सीन में जो नर्सेज होती हैं वो पूरे हॉस्पिटल में जिन्वू को सर्च कर लेती हैं,
लेकिन उन्हें जिन्वू कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिन्वू की तरफ और जिन्वू को सिर्फ 10 सेकंड और सर्वाइव करना है, जिसके बाद उसका ये सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। और आखिरी सेकंड में जब सेंटीपीड जिन्वू पे हमला करने वाला होता है तब उसका टाइम खत्म हो चुका होता है और जिन्वू डेजर्ट से डायरेक्ट अपने हॉस्पिटल के रूम में आ जाता है। और उसके बाद स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आई होती है जिस पे ये लिखा होता है कि उसका पेनल्टी क्वेस्ट पूरा हो चुका है और इसी के साथ साथ उसे रिवॉर्ड एक्सेप्ट करने का ऑप्शन भी दिखाई देता है। लेकिन जिन्नू इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो उससे पहले ही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन होता है सुबह का। जिन्नू अपनी बहन से बात कर रहा होता है। जिन्नू जिना को अपना हाल चाल दे रहा होता है और बात पूरी होने के बाद वो रूम से निकल जाता है। अगला सीन होता है जूही का। जूही को एक मिशन के लिए बुलाया जा रहा है। जूही को बताया जाता है हैव चियोंग नाम की जगह पे एक डी रैंक का डेंजन गेट ओपन हुआ है और बाकी के जो गिल्ड्स है वो बिजी है, इसलिए उन्हें जूही की जरूरत है। लेकिन जूही माफी मांगते हुए मना कर देती है। लेकिन फोन पे जो आदमी था वो जूही को बताता है कि जिन्वू को होश आ चुका है और जूही ये सुन के खुश हो जाती है। और अगले सीन में जूही जिन्वू से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि जिन्वू नीचे रनिंग कर रहा है और जूही के बाजू में 2 नर्सेस खड़ी होती है जो ये बात कर रही होती है जो हंटर्स होते हैं वो बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा जल्दी हील होते हैं। लेकिन फिर भी जिन्वू बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है अपने आप को शेप में लाने के लिए और उन नर्सेस की बात सुनकर जूही वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू के सारे टास्क पूरे हो चुके हैं जो जिन्वू से मिस हो चुके थे और जिन्वू को इस चीज़ पे विश्वास हो जाता है कि जो उसको स्क्रीन दिख रही है वो फेक नहीं है। जिन्वू यहाँ पे बताता है कि वो जब भी कोई क्वेस्ट को पूरा करता है तो उसे 3 टाइप के रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला रिवॉर्ड है फुल रिकवरी, जिससे वो पूरी तरीके से हील हो जाता है। दूसरा रिवॉर्ड है उसे पॉइंट्स मिलते हैं जिससे वो अपनी कोई सी भी एबिलिटीज़ में डाल के उन्हें बूस्ट कर सकता है। यहाँ पे जैसे जैसे जिन्वू अपनी एबिलिटीज़ को अपग्रेड करता रहेगा वैसे वैसे जिन्वू यहाँ पे पावरफुल बनता जाएगा। और यहीं पे बैठे बैठे जिन्वू सोच रहा होता है कि ये सब चीज़ों के आने के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। जिन्वू अकेले बैठ के ये सब बातें करता है, इसलिए आसपास के लोग उसे पागल समझते हैं। अगला सीन होता है रूम का। जिन्वू यहाँ पे बैठ के बताता है कि जो उसका फाइनल रिवॉर्ड है वो है एक बॉक्स। जैसे ही वो अपना पहला लूट बॉक्स खोलता है उसको एक की मिलती है जिससे वो कोई भी डंजन में टेलीपोर्ट हो सकता है। अगले सीन में न्यूज़ चल रही होती है जिसपे ये बताया जाता है कि अलग अलग जगहों पे बहुत ज़्यादा पोर्टल्स खुल रहे हैं। और इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्नू अपनी माँ के पास बैठा रहता है और इसके बाद हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और एक दिन जिन्नू की मॉम अचानक से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर जिन्नू को बताता है कि उसकी माँ को इटरनल स्लीप डिजीज हुई है जिसे फाइनल रेस्ट भी कहते हैं और ये बीमारी तब से लोगों में पाई जा रही है जब से गेट ओपन होना शुरू हुए हैं। लेकिन ये बीमारी 10,000 में से किसी एक को ही होती है। और ऐसी भी एक थियोरी है ये बीमारी जब होती है जब इंसान के अंदर माना का एक्सपोजर ज्यादा हो जाए। और लेकिन जिन्वू की माँ को सिर्फ लाइफ सपोर्ट पे ही जिंदा रखा जा सकता है। जिन्वू अपनी माँ के लिए सबसे पहले लेबर का काम करता है और एक दिन वो हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करने की सोचता है और वो एक दिन ज्वाइन कर भी लेता है। और ये सारी की सारी बातें वो जिना को बताता है और जिना बोलती है ये काम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन जिन्वू कहता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और जिन्वू को वो फ्लैशबैक भी याद आते हैं जहाँ पे वो मिशन पे बहुत ज़्यादा लूजर हुआ करता था। लेकिन प्रेजेंट में जिन्वू अपने पॉइंट्स को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा है। अगला सीन होता है स्टेशन का जहाँ पे जिन्वू अपने टूल्स को लेकर डेंजन में जाने के लिए रेडी है और जिन्वू अपनी उसी चाबी का यूज करते हुए एक गेट ओपन करता है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसपे ये लिखा होता है कि वो एक इंस्टेंट डेंजन में एंटर कर चुका है। और यहाँ पे वो गेट क्लोज हो जाता है जहाँ से जिन्वू ने एंट्री ली थी। और यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है, जिन्वू के बगल में से एक लड़की नॉर्मली पास करती है। जिन्वू ये देख के शॉक हो जाता है कि उसके आसपास एक डायमेंशन बन चुका है। जिन्वू यहाँ से बाहर निकलने की सोचता है लेकिन तभी उसको एक और नोटिफिकेशन आती है जिसपे ये लिखा होता है कि वो डेंजन को एग्जिट नहीं कर सकता और अगर उसे बाहर निकलना है तो उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना होगा या फिर उसे डेंजन बॉस को हराना होगा। जिन्वू सोचता है कि ये काम उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है लेकिन वो तब भी इस डेंजन के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही जिन्वू का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है और उसके सामने 3 गॉब्लिन आते हैं और वो तीनों गॉब्लिन जिन्वू पे अटैक करते हैं। लेकिन जिन्वू उनके सभी अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है। जहाँ पे एक गॉब्लिन जिन्वू पे हिट करने वाला होता है लेकिन जिन्वू भी एक अच्छा मौका देख के सबसे पहले उसी गॉब्लिन को मार देता है। इसी के बाद वो बाकी बचे हुए गॉब्लिन्स को भी मार देता है। और यहाँ पे जिन्वू को एक बात पता चलती है कि वो थोड़ा बहुत ताकतवर हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे जिन्वू के पीछे से एक वुल्फ टाइप का मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर जिन्वू पे एक ऐसा अटैक करता है जिससे जिन्वू की तलवार टूट जाती है। अब यहाँ पे जो वुल्फ रहता है वो गॉब्लिन से ज़्यादा पावरफुल होता है और वो जिन्वू पे बहुत ज़्यादा फास्ट अटैक करता है। उस वुल्फ को देखकर जिन्वू के पैर भी नहीं हिल पा रहे और जिन्वू सोचता है क्या उसे डर लग रहा है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।